ओह! उठ गई तुम? अबीहा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? रोशी चौखट से ज़रा आगे होकर पूछ रही थी। उसने जवाब देने की कोशिश की मगर खुश्क हलक से एक भी लफ्ज़ ना निकल सका। अब ठीक हो तुम? वो उसके पास आई तो उसने ज़रा सा सर हिला दिया। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। खाना ले आऊँ तुम्हारे लिए? उसने घर के कपड़े पहन रखे थे, उड़े उड़े से बाल, मलगजा लिबास। रोई रोई सी आंखें और अबीहा से नज़रें चुराए कह रही थी, नहीं। उसने बमुश्किल कहा, तो फिर दूध ले आऊं? अब कुछ तो खा लो, इस तरह तो और वीकनेस हो जाएगी तुम्हें। मैं दूध लेकर आती हूँ। वो जाने को मुड़ी। रोशी, उसने नकाहत ज़दा आवाज़ में उसे पुकारा तो वो जाते जाते रुक गई। इस खिड़की का दूसरा पट भी खोल दो। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। पंखा चलने के बावजूद कमरे में घुटन बहुत ज्यादा हो रही थी। बिया उठी के नहीं? उसी वक्त फूफू अंदर आई। उसने अपनी पूरी तवानाई मजतमा करके उन्हें देखा। उनका सारा चेहरा सूजा हुआ था, जैसे भीड़ों के छत्ते से होकर आई हों। आंखें नजर ही नहीं आ रही थी। माथे तक आसमानी दुपट्टा अच्छी तरह लपेट रखा था। माथे के करीब पड़ा बड़ा सा नीला गोमड़ जिसमें से खून रिस रहा था। दुपट्टे की बक्कल में दुपट्टे की बुकल में नहीं आ सका था। रोशी, बिया को खाने को लाकर दो। उन्होंने उससे नजरें मिलाए बगैर रोशी से कहा। जी अम्मी, मैं दूध लेने जा रही थी। आपके लिए भी गर्म करके ले आऊं? रोशी सर झुकाकर बोली। वो फूफो की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। नहीं, मैं अब सोऊंगी, तुम बिया को कुछ दो। राफी की तबीयत ठीक नहीं, वो ऊपर स्टोर में सोने चला गया है। तुम फारिग होकर बिया के पास ही आकर लेट जाना और उसे कपड़े भी दो, ये चेंज कर ले। वो उसकी तरफ देखे बगैर रोशी से मुखातिब थी। फूफो, उसने उन्हें पुकारा तो उन्होंने जरा की जरा उसे देखा। उसकी नजरों में हजारों सवाल थे। बेटे, मेरे सर में बहुत दर्द है। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं, तुम भी आराम करो, मैं भी सोने जा रही हूँ। सुबह बात करेंगे। जिस चीज की जरूरत हो रोशी से कह देना। अल्लाह हाफिज। उन्होंने जरा सा उसके सर को छुआ और वापस मुड़ गई। उनकी चाल भी गैर मतवाजन थी। लड़खड़ाते हुए वो कमरे से निकली। बिया, मैं तुम्हारे कपड़े ला देती हूँ। चलो तुम चेंज कर लो। नहाना है तो नहा लो, फिर मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। रोशी किसी मामूल की तरह उसे बताकर बाहर निकल गई और वो माउफ होते दिमाग के साथ उसे जाता देखती रही। अगली सुबह किसी कदर बेजार कुन थी। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। एक नई जगह, बेआराम माहौल, इतने बड़े हादसे की जुजियात सारी रात वक्फे वक्फे से उसे जगाती रहीं। ये मेरे साथ क्या हो गया? थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ही सवाल की तकरार। मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया? सबसे दुख देने वाली सोच। क्या मैं अब सारी जिंदगी इस होलनाक माहौल और डरबे में गुजार दूंगी? पिछली जिंदगी बस एक ख्वाब लगा करेगी। मैं क्या करूं? कैसे उस जिंदगी में लौट जाऊं? बेचैनी से वो करवटें ही लेती रही। और क्या, सुहाग रात सुहाग रात ऐसी होती है, बगैर शोहर के, उसकी एक भी सताइशी नजर के बगैर, हकीकत हाल में पास सोई रोशी को देखकर और एक दुख देने वाला तौहीन आमेज सा एहसास जाग उठा। मैंने और जरियाब ने क्या क्या ना सोचा था इस रात के बारे में। यही एक सोच थी जिससे वो बहुत बचने की कोशिश करती रही थी और ये सोच उसके परेशान ख्यालों को बार बार डंक मार रही थी। रात बीत गई, उसकी सोचें तमाम ना हुई। मुअज्जिन ने बड़ी लगन से अजान दी थी। सुबह अंधेरे का पुरफसूं वक्त और उसकी आंखों में जलती रात जो अभी भी पलकों की दहलीज पे बैठी मजीद रात जगह मनाने का मुतालबा कर रही थी। बड़े ज़ोको शौक से मुअज्जिन की पुकार पर लब्बैक कहते नमाजी मस्जिद की तरफ जा रहे थे। खुली खिड़की से लोगों के कदमों की चाप, खंखारने की आवाज़ें, गला साफ करने और किसी शनासा को देखकर सलाम करने की आवाज़ें अब उसकी परेशान ख्याली में रोज़न बनने लगी। बिलाखिर उसने पलकें मूंद ली, खिड़की की तरफ करवट ले ली। आखिरी आवाज़ जो सोने से पहले उसकी समाअतों ने सुनी, वो एक चिड़िया की चूं चूं थी जो खिड़की में आकर बैठ गई थी। उसके बाद उससे कुछ होश नहीं रहा। राफे बेटा, कहाँ जा रहे हो? आज तो घर रहो। फूफो की तेज आवाज पर उसकी आंख खुल गई। सर किसी फोड़े की मानिंद दुख रहा था और आंखों पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिए थे। उसने दुखते बदन के साथ आहिस्तगी से करवट ली। वॉल क्लॉक पर सुबह के 9 बज रहे थे। गोया वो 3 घंटे सोई थी। अम्मी, मुझे यूनिवर्सिटी जरूरी जाना है। एक एक दोस्त से जरूरी नोट्स लेने हैं। लाइब्रेरी से 2 किताबें इशू करवानी हैं। जाते जाते मुझे वैसे ही 10 बज जाने हैं। उधर ही जॉब पर निकल जाऊंगा। राफे की स्पाट आवाज पर उसकी नीम खाबीदा समाअतों ने अंगड़ाई सी ली। बेटा, कम अज कम आज का दिन तो रुक जाओ घर पर। फूफो मलतजी लहजे में बोली। शाम को वलीमे की तकरीब है। तुम्हारे चाहे 10-15 लोग होंगे मगर तुम्हारा होना तो जरूरी है।
अम्मी मैं शाम से पहले आ जाऊंगा, मुझे घर पर रहकर क्या करना है? खाने का ऑर्डर होटल में दे रखा है, 20-22 कुर्सियां ही लगवानी है सहन में, आकर लगा लूंगा। अब मुझे जाने दें। उसका लहजा बहुत बेजारकुन था, क्या मुझसे भी ज्यादा? उसने जलती आंखें बंद की। अच्छा चलो बिया के साथ नाश्ता तो कर लो, रात भी तुम तबीयत की खराबी का कहकर चले गए। वो क्या सोचती होगी? अम्मी वो कुछ नहीं सोचती होगी, अब उसके सोचने के लिए मैं सारी जिंदगी की मेहनत दांव पर लगा दूं। एक तो आपने इस कदर उजलत में ये सब कुछ मेरे सर पर ठूंस दिया, एकदम से मेरा जहन माउफ हो गया है। अब प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करें, मुझे सुकून से एग्जाम देने दें। राफे ने शायद माँ के आगे हाथ जोड़ दिए थे। अच्छा मैं तुम्हें अब मजीद परेशान नहीं करूंगी, बस तुम नाश्ता बिया के साथ कर जाओ, फिर भले चले जाना। नाश्ता तैयार है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। रोशी, रोशी। उन्होंने रोशी को पुकारना शुरू कर दिया। जी अम्मी। रोशी बिया को उठाओ जल्दी से, वो फ्रेश हो ले तो भाई भावज का नाश्ता कमरे में लगा दो। वो जल्दी जल्दी उसे हिदायत दे रही थी। अम्मी, अम्मी मुझे देर हो जाएगी, आप समझती क्यों नहीं? मैंने अब सारी जिंदगी बिया के साथ नाश्ते करने हैं, आज मुझे बख्श दें। राफे कुछ गुस्से से बोला। रोशी उसके सर पर आ खड़ी हुई थी। बिया गुड मॉर्निंग, अच्छा हुआ तुम उठ गई। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, इस्त्री करके वॉशरूम में लटका दिए हैं, तुम उठकर फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो, कल से खाली पेट हो। उसने अबीहा को हिदायत देते हुए वॉशरूम का दरवाजा खोला और सरसरी नजर से अंदर का जायजा लिया। सब कुछ है, टॉवल मैं दूसरा ला देती हूँ, कहते हुए वो बाहर निकल गई। उसका उठने को बिल्कुल ही जी नहीं चाह रहा था, वो भी कम से कम 2 या 3 घंटे और सोना चाहती थी, इसलिए लेटी रही। हैं, तुम उठी नहीं? उठो ना बाबा, जल्दी करो, उधर भाई ने जल्दी मचा रखी है और अम्मी की जिद थी आज दोनों को नाश्ता इकट्ठे ही करना है। प्लीज आप उठ जाओ, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। रोशी मेरे सर में दर्द है, मैं भी रेस्ट करना चाहती हूँ। कोशिश के बावजूद अपना लहजा सख्त नहीं कर सकी थी। नाश्ते के बाद तुम बेशक सारा दिन रेस्ट करना, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब उठ जाओ प्लीज। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए कमरे की चीजें समेटना शुरू की। उसकी दरख्वास्त पर कान धरे बगैर मजबूरन उसे उठना पड़ा। नहाने से वाकई उसकी तबीयत फ्रेश हो गई थी, सर का दर्द भी काफी हद तक कम हो गया था। वो भी बाल ब्रश कर रही थी कि रोशी ने राइटिंग टेबल से किताबें और दूसरी स्टेशनरी की चीजें उठाकर दस्तरखान बिछा दिया। बहुत अच्छी लग रही हो, फिरोजी कलर बहुत उठ रहा है तुम्हारी रंगत पर, ये सूट मैंने अपनी पसंद से खरीदा था, अच्छा है ना? उसके एहसास दिलाने पर ही उसने सरसरी नजर से पहने गए लिबास को देखा। उस पर हल्के रंगों से आर की कढ़ाई की गई थी, बीच बीच में तिल्ले का काम भी था, सादगी और परकारी का अच्छा कॉम्बिनेशन था। वाकई रोशी की चॉइस अच्छी है, उसने दिल में दाद दी और फिर बाल सुलझाने लगी। उसने मिनटों में नाश्ता टेबल पर लगाया था, बाहर से एक और कुर्सी घसीट कर ले आई और टेबल के आगे रख दी। कमरे में नाश्ते की गर्मा गर्म खुशबू फैल गई। बिया थोड़ा मेकअप तो कर लो, वो ठिठकी। नहीं ऐसे ही ठीक है। उसने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर शानों पर ओढ़ा। जरा भी ठीक नहीं, सिर्फ लिपस्टिक और थोड़ा सा परफ्यूम। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मेकअप किट से मैरून कलर की लिपस्टिक निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई और परफ्यूम की बोतल भी। उसे मजबूरन दोनों काम करने पड़े। जोया बिया का नाश्ता हम दोनों लेकर जाएंगे ताई जान की तरफ, और ताई जी से जबरदस्त किस्म के सूट लेंगे। फरियाल की आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी। परफ्यूम स्प्रे करता हुआ उसका हाथ थमसा गया। हाँ तुम चले, तुम जरूर जाओगे, जोया के बगैर तो तुम अपना हनीमून मनाने भी ना जाओगे। फरियाल ने फौरन कहा। जी नहीं, हारिस मुंह बनाकर बोला। देखा जोया, इसकी सारी मोहब्बत तुमसे मुंह देखे की है, हनीमून के लिए फौरन झंडी दिखा दी। फरियाल ने जोया को उकसाया। हाँ तो भाइयों की कैटेगरी यही कुछ तो करती है। अब जरियाब भाई को देखो, अभी तो मुझे बहन बना रखा है, शादी होते ही आंखें फेर लेंगे, बल्कि वलीमे की सुबह ही। जोया ने फौरन जरियाब को लपेटा जो वहीं बैठा था। 6 माह, फकत 6 माह पहले की तो ये बात है। शादी की सारी प्लानिंग जरियाब के इस विजिट पर बनी थी, और आज वलीमे की सुबह कुछ भी नहीं था। ना जोया, ना हारिस, ना जरियाब, ना मम्मी के हाथों से तैयार हुआ नाश्ता, ताई जी की बलाएं, ना ताया जी की मोहब्बत भरी नजरें। ये घुटा घुटा सा माहौल, राइटिंग टेबल पर बिछे कपड़े के दस्तरखान पर चुना घर का नाश्ता। राफी कुर्सी पर आकर बैठ चुका था। बिया आ जाओ, अब नाश्ता ठंडा हो रहा है। रोशी ठंडे दूध का जग अंदर रखने आई थी, उसे यूं खोए खोए खड़ा देखकर फौरन बोली। उसने चौंक कर इर्द गिर्द देखा और हाथ में पकड़ी परफ्यूम की बोतल साइड टेबल पर रख दी। अभी तो बिया को यकीन आने में बहुत दिन लगेंगे कि वो कहाँ है।
राफी की सरगोशी इतनी धीमी न थी कि वो सुन ना सकती। क्या ये मेरे दिल में, मेरी सोचों में झांक सकता है? सुस्त कदमों से नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ते हुए उसने सोचा, सब कुछ तो मैंने चेहरे पर सजा रखा है, किसी का पढ़ लेना क्या मुश्किल है भला। उसके दिल ने फौरन जवाब दिया, हलवा पूरी, नान चने, ऑमलेट, फ्राई अंडे, मक्खन, स्लाइस, जैम की बोतल और दूध का जग। टेबल खूब भरी हुई थी। नाश्ते की खुशबू सूंघते ही उसकी सोई हुई भूख जाग उठी थी। उसका दिल चाहा था उसी वक्त टूट पड़े, मगर अब जैसे भर सा गया था। वो हाथ पर हाथ रख कर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम, राफी ने बहुत जताकर ऊंची आवाज में कहा तो उसने एक नजर उसके फ्रेश चेहरे पर डाली और नजरें झुका ली। अच्छी लग रही हो रात की निस्बत। बहुत आहिस्तगी से बोला गया जुमला उसकी समाअतों को बहुत अचानक लगा था। उसके हाथ ठंडे होने लगे। मेरा ख्याल है ये सब चीजें देखने के लिए नहीं है, खाने के लिए हैं। जब चंद मिनट तक उसकी पोजीशन में फर्क ना आया तो राफी ने कहा, वो बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था। एक पूरी खाने के बाद अब वो नान के बड़े बड़े नवाले ले रहा था। मुझे जाना है जल्दी, इसलिए उसने बड़ा सा नवाला निगला। वरना आम तौर पर इतने आदमखोर तरीके से नहीं खाता। तुम परेशान तो नहीं हो रही? खाओ ना, वह मुश्किल वक्फा लेकर बोला था। अच्छा, भूख नहीं है, वो खुद ही सर हिलाकर बोला तो उसका जी जल गया। फिर उसने नाश्ते को हाथ भी ना लगाया। अम्मी, मैं जा रहा हूँ, आपकी भतीजी ने नाश्ता नहीं किया, आप आकर इन्हें अपने हाथों से लुक में खिला दें। मेरे पास इन चोंचलों का वक्त नहीं है, खुदा हाफिज। वो जल्दी जल्दी कहते हुए बाहर निकल गया था। फिर फूफो और रोशी ने ही अंदर आकर जबरदस्ती उसे नाश्ता करवाया। फूफो के माथे का गोमड़ ठीक हो चुका था और जख्म पर सनी प्लास्ट लगा रखा था। मोहब्बत भरे इसरार के दौरान भी वो उससे नजरें नहीं मिला रही थी। रोशी, बच्चे चाय ले आओ। उनके कहने पर रोशी 5 मिनट में चाय ले आई थी। ये कितना काम करती है, मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया और कुछ दिनों बाद भी सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। रोशी की फुर्ती देखकर उसे नई परेशानी लाहक हुई। अपने अब्बू को उठाना था, उठकर नाश्ता तो कर लेते, फूफू ने धीमी आवाज में कहा। उठाया था, वो गहरी नींद सोए हुए हैं। अभी फिर उठाती हूँ जाकर, रोशी ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया। बेटा, शाम को वलीमे की तकरीब है। दिल तो था कि खूब धूमधाम से करते, मगर एक ये तो सारा काम ही इस कदर उजलत में हुआ, मैं ढंग से किसी को इनवाइट भी नहीं कर सकी, और दूसरे राफे के एग्जाम। बहरहाल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी करनी है। 15-20 लोग होंगे शाम की तकरीब में। तुम अब रेस्ट करो, शाम तक फ्रेश हो जाओगी, फूफो ने जाने से पहले उसे बताया। मेरा ख्याल है तुम्हें भाभी जान की याद आ रही है। फोन लगा होता तो बात कर लेती। वैसे तो फोन 2-3 दिन में लग जाएगा, फिर मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। और जाते जाते रुक कर बोली, मुझे किसी से बात नहीं करनी, उसने दिल में जवाब दिया। फिर शाम तक उसने खूब रेस्ट किया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसके जिस्म ने खूब रेस्ट किया और दिमाग ने दुख भरी लंबी मसाफत तय की। एक तकलीफ दे सोच से दूसरी दर्दनाक सोच तक। शाम को उसे रोशी और उसकी एक सहेली ने गोल्डन और कॉफी कलर का राजस्थानी कुर्ता पजामा पहना था और बकौल उन दोनों के उस पर खूब उठ रहा था। रोशी, माशाल्लाह। फूफो अंदर कुछ कहने आई थी, उसे देखकर बेख्तियार उसका माथा चूमकर बोली, अल्लाह नजरे बद से बचाए रोशी, बिया को सारा जेवर ना डालना। बहुत आहिस्तगी से रोशी से बोली, फिर भी उसने सुन लिया। जी अच्छा। रोशी का दुपट्टा पिनअप करने लगी थी, रुक गई। बिया, जेवर कहाँ है? रोशी उससे पूछने लगी। सामने दराज में, उसने साइड टेबल की दराज की तरफ इशारा किया। इसमें तो नहीं है। रोशी ने पहली दराज के बाद दोनों टेबल्स की दराज खोल कर देखी। मैंने तो इसी में रखे थे, उसने कुछ परेशानी से जवाब दिया। रोशी भी परेशान सी हो गई। जेवर मेरे पास है रोशी, ये तुम बिया को पहना दो। उसी वक्त फूफो एक हल्का सा गले का सेट, लॉकेट सेट और 6 चूड़ियां लेकर आ गई। उसे बहुत अजीब सा लगा कि फूफो ने जेवर क्यों लिए उधर से। क्या मुझ पर एतबार नहीं था? फिर ये जेवर सारे तो मेरे हैं, उन्हें अपने पास रखने का इन्हें क्या हक है? उसे गुस्सा आने लगा। फूफो उसके तासरात से बेखबर जेवर देकर जा चुकी थी। रोशी ने उसे जेवर पहनाकर दुपट्टा देकर जा चुकी थी। रोशी ने उसे जेवर पहनाकर दुपट्टा ओढ़ा दिया। उसी वक्त फूफा जान अंदर आ गए। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। रात के बाद उसने अब उन्हें देखा था। माशाल्लाह रोशी, तुम्हारी भाभी जान तो खूब चमक रही हैं। वो उसके पास आकर खड़े हो गए। उसने सूखे हलक से सलाम किया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखो तो, कहते कहते अजीब से अंदाज से उन्होंने उसकी ठोड़ी को 2 उंगलियों से ऊंचा किया और उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी।
कानों की दोनों साइडों से बारी बारी दुपट्टा खिसका कर कुछ देखा, फिर थोड़ी छोड़कर कानों के झुमकों को छुआ। उनकी गर्म उंगलियां उसके कानों की लबों पर पल भर को रुकी। बिया के जिस्म में करंट सा दौड़ गया, उसका जी चाहा उठकर भाग जाए। फिर उनका हाथ कानों से सफर करता हुआ उसकी गर्दन पर आकर ठहर गया। काफी हल्का सेट है, बस यही जेवर है इसकी माँ ने दिया? उन्होंने आमियानापन से रोशी से पूछा। अब्बू जी, रोशी जैसे गुस्सा जब्त करके बोली। चूड़ियां बस 6। उन्होंने उसकी कलाई छुई। अंगूठियां तो 8 हैं। उनकी नजरें उसकी हिनाई उंगलियों पर आकर रुक गईं। अब्बू प्लीज जाएं आप इधर से। रोशी ने उन्हें कंधे से पकड़कर जरा सा हटाया। जा रहा हूं, आखिर मेरी बहू है, देखने का हक नहीं रखता मैं? उनकी नजरों में वही पुरस्रारियत समाई थी जिससे बिया को खौफ आता था। ठीक है, मगर मेरी उम्मीदों से बहुत कम। बंगले में कंगले निकले तुम्हारे ननियाली तो। कमरे से जाते जाते उन्होंने एक कटीली नाकदाना नजर उसके पूरे सरापे पर डाली थी। बिया के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से दुपट्टे का किनारा गहरे गले पर रख लिया तो फूफा जान ने उसकी इज़्तरारी हरकत को नजर भर कर देखा और एक इस्तेहज़ाइया हंसी हंसकर बाहर चले गए। उसे सहन में बिठाया गया था। सहन में 20 के करीब कुर्सियां जोड़ जोड़ कर बिछाई गई थी। मर्द हजरात को शायद बैठक में बिठाया गया था। सिर्फ मोहल्ले की चंद खवातीन थी। सबने 100 रुपए सलामी दी। 100 के सुर्ख नोट जैसे हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाते हुए गुलगुलू हुए जा रहे थे। भाई मैं तो अपनी बहू को सलामी में 50,000 दूंगी। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बहू है मेरी। फिर एक ही एक बेटा है। सोचूं तो 50,000 भी कम है। वो बहुत लाड से बोली। बड़ी खूबसूरत दुल्हन है। सादिया ने बहुत ऊंचा हाथ मारा है। सुना है भतीजी है, कभी भाइयों भाभियों को तो आते जाते नहीं देखा। फिर अचानक भतीजी कहाँ से उगाई? खवातीन में से कोई सरगोशी के ऐसे अंदाज में बोली थी। और ऐसी अचानक शादी रातों रात, ये भी तो देखो, दूसरी ने लुकमा दिया। कह तो रही है सादिया बेगम, कोई इमरजेंसी हो गई थी। बाकी अल्लाह जाने सच क्या झूठ क्या। अरे क्या दुल्हन के घर वाले ना आएंगे? खाना उनके इंतजार के बगैर ही खोल दिया। थोड़ी देर बाद एक और हैरत भरी आवाज उसने सुनी। उसका झुका हुआ सर जैसे मन भर का हो गया। अपने हुस्न की ऐसी सस्ती नुमाइश का तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसने जेवर गोया नोच नोच कर उतारा था। वो लिबास तब्दील करने जा रही थी जब रोशी उसका गोल्डन परस खोलकर रकम गिनने लगी। 900 रुपए हैं, ये तुम ध्यान से रख लो। उसकी हिदायत पर बिया का जी चाहा उसके सामने इन नोटों को पुर्जा पुर्जा कर डाले। कैसा तकदीर ने उसके साथ मजाक किया था। वो जवाब दिए बगैर कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई। किसके लिए? 4 मन का जोड़ा लादे फिरती। कौन मरा जा रहा है उसके दीद की तड़प में। राफे खाने से आधा घंटा पहले आया था। उसके बाद दोबारा उसने राफे की शक्ल नहीं देखी थी। वो कपड़े बदल कर आई तो रोशी बेड की चादर झाड़ चुकी थी। रहने देती कपड़े, भाई तो देख लेते, उसने आहिस्तगी से कहा। उसके मुंह से यही निकला। अम्मी रोशी के हाथ मेरे लिए चाय ऊपर भिजवा दीजिएगा और कल से मेरा कमरा भी साफ करवा दीजिएगा। मेरी स्टडीज का हर्ज हो रहा है। राफे की बुलंद आवाज उस समेत पूरे घर ने सुनी। इंसल्ट के गहरे एहसास से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। इस घर में मैं किस हैसियत से लाई गई हूँ? रुख फेर कर वो बाल सुलझाने लगी और आंखों में उतरते पानी को अंदर उतारने लगी। राफे, हद करते हो तुम। कम से कम आज की रात तो नीचे बिया के पास। बेटा बच्ची क्या सोचेगी? तुम्हारे ये सलूक और यही कुछ करना था तो मुझे उसी वक्त जवाब दे देना था। मैं गुनाहगार तो ना होती। फूफो ने धीमी आवाज में घुरका। अम्मी मैं जो कर रहा हूँ उसे काफी समझे। बिया अब यही है इस घर में और मैं भी। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देना चाहता हूँ। मैंने आपकी बात मानने के साथ ये शर्त रखी थी कि बाद में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शब बखैर। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियां फलांग गया। अबिहा के हाथ से हेयर ब्रश नीचे गिर गया। सारा जिस्म जैसे सुन्न हो गया था। वो बेड के किनारे टिक कर बैठ गई। रोशी चुपके से बाहर निकल गई। जा, निकल जा यहाँ से। दफा दूर हो बदजात। आस्तीन का सांप है। मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया, किसी नागन को पिलाया था। यही समझूंगी। जा बख्श अब मुझे। मैं तेरी सूरत पर, तेरे इस खूबसूरत बदन पर थूकती हूँ मुर्दार। चली जा यहाँ से। वो 1.5 उम्र औरत शायद तैश और गजब के आलम में उसे बाजू से धक्के देते हुए वो सीधा से घर के दरवाजे से बाहर धकेल रही थी। वो डीटों की तरह वहां जम कर खड़ी थी। जा, जा दूर हो जा। जा चली जा। इधर क्यों आई है? मर गए हैं हम तेरे लिए। उस दिन की लानत तुझ पर जिस दिन तू पैदा हुई मेरे घर। निकल यहाँ से।
मुंह से कफ उड़ाते हुए उस गहरे सांवले रंग की भद्दी औरत ने अब की पूरी कुव्वत से जोर लगाकर उसे धक्का दिया था और उसी दरवाजे से बाहर धकेलने में कामयाब हो गई थी। और फौरन ही उसने लकड़ी के साल खोर्दा दरवाजे को बंद करके कुंडी चढ़ा ली थी और अब मलगजे अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द की जगहों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। दिमाग पर बेतहाशा जोर देने के बावजूद उसे वो जगह बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उसे लगा कि सर उसका जोर जोर से चक्कर खा रहा है और वो अभी गिर पड़ेगी। उसने गिरने से बचने के लिए सहारे की खातिर इधर उधर अंधेरे में हाथ मारे, मगर करीब उसे कोई सहारा ना मिल सका और संभलते संभलते भी वो जोर से गिरी थी। वो भी ऐसे कि फर्श पर गिरने की बजाय जैसे वो बहुत बुलंदी से नीचे ही नीचे गिरती चली जा रही थी। तेज तेज हाथ पांव चलाने के बावजूद कोई दीवार, कोई आसरा उसे ना मिल सका। वह पूरा हलक फाड़ कर चीख रही थी, मगर उसके गले से कोई आवाज ना निकल रही थी। ये कैसी बेबसी थी, कैसा बेचारापन। वो नीचे ही नीचे गिर रही थी। एकदम से उसकी आंख खुल गई।